नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और सब बात होगी महंगाई की मार की। देश पर लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है। जनवरी मार्च की तिमाही में खुदरा महंगाई औसतन 6.34% रही। एनएसओ ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल आया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौद्रिक नीति समिति ने अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। महंगाई अगर नहीं घटती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जून से शुरू हो सकती है। खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से मार्च में खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने आरबीआई के काबू से बाहर निकल गई। इससे सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों पर पड़ी है, जहां खुदरा महंगाई बढ़कर 7.66% पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में खाद्य वस्तुओं के दाम 7.68% बढ़े। इससे पिछले महीने इनकी महंगाई 5.85% थी। मार्च 2021 में खुदरा महंगाई 5.52% और खाद्य महंगाई 4.87% थी। जनवरी मार्च तिमाही में खुदरा महंगाई औसतन 6.34% रही। एनएसओ ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में भी उछाल आया है। इससे तेल के अंदर महंगाई बढ़ी है। साथ ही साथ तेल और वसा में महंगाई बढ़कर 18.79% पर पहुंच गई है। सब्जियों के दाम 11.64% बढ़े हैं, जबकि मांस और मछली की कीमतों में फरवरी के मुकाबले 9.63% इजाफा हुआ। आरबीआई ने 2022 से 23 के लिए खुदरा महंगाई को 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया। इसके साथ ही अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया। महंगाई अगर नहीं घटती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी जून से शुरू हो सकती है। तो महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है और ऐसे में आम जनता के ऊपर जब महंगाई की मार पड़ रही है तो जनता पूछ रही है क्या यही है अच्छे दिन, क्योंकि अच्छे दिनों के वायदे किए गए थे, सपने दिखाए गए थे कि जल्द ही अच्छे दिन लौटेंगे। 2014 से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता पर काबिज है, लेकिन सवाल वही कि क्या अच्छे दिनों का पैमाना यही है, परिभाषा यही है? अगर यही अच्छे दिन है तो आखिर जनता अब जाए तो जाए कहां? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। साथ ही रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, स्पोकपर्सन है कांग्रेस की। और प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी हमारे साथ है, जो कि डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा रमाकांत मिश्रा जी से है। मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है, सर अच्छे दिनों की बात आप लोग करते थे, यही है क्या अच्छे दिन? सर अच्छे दिन अभी भी हैं, ऐसा नहीं है जो कि अच्छे दिन नहीं है, लेकिन एक महंगाई को एक विषय बना करके अगर आप कहेंगे जो कि अच्छे दिन नहीं है, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो है, जिस तरह की अभी जो परिदृश्य है, हालांकि हमारे विश्लेषक बैठे हुए हैं अमन जी, इस चीज को बिल्कुल मानने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक परिस्थिति अभी बनी है और जो अनुमान लगाया जा रहा था वो निश्चित तौर पर वो जो डिसरेगुलराइज हुआ है उसमें जिस तरह से एक उतार चढ़ाव देखने को मिला है, निश्चित तौर पर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल का जिस तरह से दाम बढ़ा है, घटा है, जिस तरह से उसकी जो आपूर्ति के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा है, ये वो अब सब असर कर रहा है निश्चित तौर पर। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कि सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं, जो महंगाई दर, हालांकि आरबीआई ने जो अपर लिमिट रखा हुआ था वो 6 के आसपास रखा हुआ था, लेकिन वो 6 आज शायद 9.5 की मैं मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं 6.95 के आसपास के लगभग करीब ये था। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये चीज थोड़ा सा हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, जो कि जिस तरह से परिस्थितियां अभी बदल रही है और बदलने की जो राह पर है, ऐसा नहीं है। जो कि देखिए, पेट्रोल और डीजल के जहां तक दाम की बात है, निश्चित तौर पर ये सारा ही फ्रेट के ऊपर में मैं देखता हूं, जो कि कुछ जो उत्पादन है वो बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर जो खुदरा महंगाई दर जो बढ़ी है उसमें भी देख रहा हूँ, जो उत्पादन जो होना चाहिए था वो उत्पादन उसमें बिल्कुल उतना उत्पादन नहीं हो पाया है। तो इसीलिए जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और यही महंगाई का कारण है। पेट्रोल डीजल का जिस तरह से दाम बढ़ने का और घटने का जारी है। ठीक है रत्नाकर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? रत्नाकर जी, जिस बात का जिक्र अभी मिश्रा जी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी समझना होगा
कि महंगाई आखिर क्यों बढ़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हालात है वो खराब है और उसकी वजह से यहाँ पर महंगाई बढ़ना लाजमी हो जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और उसके बावजूद अगर नौकरियों की बात करें तो लोगों के पास है नहीं। कोरोना काल के बाद क्या हम अभी उस हालात पर पहुंच गए हैं कि इस महंगाई का सामना कर पाए? अगर हाँ तो फिर आप लोग क्यों बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, हाय महंगाई करे जा रहे हैं? नेहा जी, मुझे थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं मिश्रा जी की सारी बातों का डिटेल से जवाब दे देता हूं। देखिए, आज ये रोना रो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत बढ़ रही है उसका रोना रो रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई से ये जुदा है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं जिससे कि आप समझ सकती हैं कि ये किस तरह से जनता में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ये रूस और यूक्रेन वार का जो रोना रो रहे हैं वो किस तरह से झूठ फैला रहे हैं। 2014 में जब क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल थी तो उस समय पेट्रोल की कीमत 71 रुपए थी और आज क्रूड ऑयल जो है 100 रुपए के नीचे है और फिर भी पेट्रोल की कीमत मुंबई जैसे शहर में 120 रुपए के करीब है। तो आप सोच सकती हैं कि जब क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा होते हैं तो भी यूपीए शासन काल में हम लोग सस्ता देते थे, लेकिन आज ये क्रूड ऑयल के दाम कम है फिर भी ये महंगा दे रहे हैं। और ये तो रही बात अभी बिलो $100 पर बैरल है। कुछ महीने पहले ये $65 पर बैरल थी। जब दाम कम होते थे क्रूड ऑयल के तो ये क्यों नहीं दाम कम करते थे, क्यों नहीं जनता को राहत पहुंचाने का काम करते थे। आज ये रोना रो रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया और हम महंगा डीजल और पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, ये किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। चुनाव के पहले ठीक प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए, पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में 5 रुपए कम कर दिया गया। और 5 राज्यों चुनाव होने के बाद 133 दिन तक ये लोगों ने प्राइस में लॉकडाउन किया था, मतलब कोई प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो 133 दिन के बाद ये फिर से प्राइस बढ़ाना शुरू करते हैं और जो इन्होंने डिस्काउंट दिया था, जो राहत पहुंचाई थी जनता को चुनाव से पहले, जनता को छलावा दिया था, वो चुनाव के बाद भी 10 रुपए बढ़ा दिया गया। तो ये चुनाव के ठीक है, क्या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो परिस्थितियां बनी हुई है वो जिम्मेदार है? अमन जी का रुख कर लेते हैं। अमन जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी मिश्रा जी कर रहे थे उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, जो महंगाई दर आई है करीबन 7%, 6.95% की मानी गई है मार्च 2022 में। अगर उसका हम ब्रेकअप देखें तो उसमें ज्यादातर चीजें जो है ऐसी हैं जिसमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ऑयल और पेट्रोल का, जैसे कि ऑयल है, वेजिटेबल्स हैं, फूड इंडेक्स है, किसी कहते मीट फिशेज हैं, बिकॉज एक जगह से फैलाया जाता है। और फ्यूल का भी इन्फ्लेशन 7.5% के करीब आता है। ये आज का इन्फ्लेशन नहीं है जो हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारी मार्केट में आ रहा है। ये करीबन 2 से 3 महीने से जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और पहले भी बढ़े हुए थे उसका देखने को मिल रहा है। जहाँ तक तेलों के दाम की बात है, ये तेल के दाम कंट्रोल किए जा सकते हैं। सरकार के पास बड़े सारे तरीके हैं इनको कंट्रोल करने के और एक आम आदमी को ना ही इसकी कोई मुश्किल हो और ना ही ये आंकड़े बिगड़े। बट क्योंकि आप तो सिर्फ 10 रुपए की बात कर रहे हैं, तो 25 रुपया बल्क परचेज पे सरकार ने इमीडिएटली बढ़ाया था, वो जो बढ़ा था उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कोई बात नहीं कर रहा है। उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसी चीजों पे आता है क्योंकि वो जो बल्क परचेज करते हैं वो ऐसे होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो जाके रिटेल में जो चीजें बिक रही हैं उनके दाम बढ़ते हैं और वो कभी दाम घटते नहीं हैं आगे जाके अगर ये बढ़ा रहे। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि काफी सारे माध्यम है सरकार के पास। एक ऑयल पूल अकाउंट जो हमने सजेस्ट किया था 1890 साहब ने इम्प्लीमेंट किया था, उसमें करीबन 5.5 लाख करोड़ इन्होंने पिछले 2 साल में ही इकट्ठा किया है। वो ऑयल पूल अकाउंट का तथ्य ही यही था कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम ऐसे बढ़ते हैं औने पौने दामों से, तो हम जो है इस पूल अकाउंट में जो पैसा इकट्ठा है उससे हम अपने जो लॉसेज हैं उसको इंकर करें ताकि जो डोमेस्टिक जो नॉर्मल इनकी मार्केट में प्राइसेस हैं वो बिल्कुल भी बढ़े। ठीक है, एक सेकंड में सर मैं रोक रही हूँ आपको। मिश्रा जी, आपने सुना अमन जी को, वो कह रहे हैं कि तेल के दाम तो सरकार कंट्रोल कर सकती है अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो। क्या सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है क्या सर? अगर तेल के पेट्रोल के दाम सरकार कंट्रोल कर लेती है तो मुझे लगता है खाद्य पदार्थों की वस्तुओं के दाम भी कम हो जाएंगे। आप देखिए नेहा जी, यहाँ पर अमन जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, मैं इनको बिल्कुल साधुवाद देता हूँ, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन एक चीज हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, जो कि जहाँ पर आप अगर देखिए हमारे पास क्या है, इंडिया में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हर एक चीज के लिए।
आज आप कह रहे हैं जो कि इसके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो है सो सारी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के ऊपर में जो टैक्स लग रहा है। अभी रत्नाकर जी कह रहे थे जो कि हमने जो है सो 12 रुपये और 5 रुपये ऐसे करके हमने घटा दिया, 5 राज्यों के चुनाव थे। देखिए, आप अगर वैश्विक स्तर पर अपने भारत को, इंडिया को ले जाना चाहते हैं, देश के अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था को तो ले जाएंगे, लोगों को भी तो साथ लेना होगा। लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो आप निकलवाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज आप देख लीजिए, जो ये कह रहे थे जो कि 2014 में क्रूड ऑयल का दाम ये था, तो हमने सरकार में जब मैं था तो वहां पर हमने घटा दिया प्रेसों के दाम। मुद्दे पे आइए, मैंने सवाल क्या पूछा था आपसे? सवाल ये था सर कि सरकार की क्या इच्छा शक्ति में कमी है क्या? पेट्रोल के दामों को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन फिर भी नहीं किया जा रहा। सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी रहती तो आप एक बात समझ सकते हैं, जो कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी, इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भी आपने देखा जो कि महंगाई के ऊपर में आप ये कह रहे हैं जो 135 दिन तक हमने जो है सो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कि 135 दिन तक जो है सो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, ये तो बहुत अच्छी राहत है जनता के लिए। तो ये सब क्या हम लोगों को नहीं समझना चाहिए? राहत कैसी बात कर रहे हैं आप सर? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल अब जो दाम बढ़ रहे हैं ये राहत की बात है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ 135 दिन तक का जो कह रहे हैं, जो कि जो ये तुलना कर रहे हैं, जो कि हमने तो चुनावों के दौरान की बात थी ना सर। बिल्कुल सही बात, लेकिन विधानसभा चुनाव से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए नेहा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो किससे जब चुनाव से एन पहले आप कम कर देते हैं, चुनाव के बाद जब राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए अब पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो आप बढ़ा भी देते हैं, उनकी भविष्यवाणी भी आप सही कर देते हैं, सटीक बना देते हैं। उसके बाद कहते हैं नहीं इसको चुनावों से मत जोड़िए। तो सर किससे जोड़े? अमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। जल्दी से अमन जी रखिए बात अपनी। देखिए, ये जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें करीबन 65 से 70% जो है टैक्सेस है, सेंटर और स्टेट टैक्सेस। और पहले भी जब दाम दिवाली से पहले घटाए गए थे तो उनमें थोड़ी कटौती की गई थी, तो उनको कटौती की जा सकती है। और अभी आपके रेवेन्यू के रेट आए हैं, कल ही के आंकड़े आए हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है सरकार का, वो बम्पर हुआ। इवन मोनेटाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने 78,000 करोड़ का सोचा था, इस बार जो है 92,000 करोड़ के करीब वो एसेट मोनेटाइजेशन से कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए ये तो है नहीं कि रेवेन्यू आपके पास नहीं है खर्चा करने के लिए। तो आपने जो एक्साइज और टैक्सेस लगा रखे थे, जब $19.50 पे इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी आपने लगा रखे थे, तो अब उसमें कटौती कर सकते हैं। आपके पास थोड़े समय के लिए कटौती कर सकते हैं, इसको जीएसटी में ला सकते हैं, इसके अगेंस्ट जो है और बहुत सारे तरीके हैं। चलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि बैठकें तो होती है लेकिन उसका नतीजा जो है वो सिफर ही निकल के सामने आता है। बात अब कांग्रेस की करते हैं। रत्नाकर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए प्रदर्शन तो किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि जी हम तो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता के साथ है। ये कैसा साथ है सर, जब ये कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसमें तो आप लोग साथ नहीं देते हैं? तो ये कौन सा दिखावे वाला साथ है क्या? नहीं, देखिए नेहा जी, ये जो कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देते हैं, आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? आप जीएसटी के दायरे में लाइए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम पूरी तरह से उनका साथ देंगे। तो ये जो हम ये सुविधा की राजनीति करते हैं, इनको अगर जीएसटी के दायरे में नहीं लाना है तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो कांग्रेस के जहाँ मुख्यमंत्री है वो तैयार है क्या जीएसटी के दायरे में लाने में? जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जीएसटी के दायरे में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसके अंदर तो मना कर दिया जाता है सर। सुनिए थोड़ा सा मुझे दूसरा इनके प्रश्नों का जरा जवाब देने। नहीं, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए ना पहले। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ पे कांग्रेस के भी पहुंचते हैं, वो तो मना कर देते हैं कि जी नहीं, जीएसटी के दायरे में नहीं लाना है। तकलीफ आज यहाँ पे है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में जो वैट के पैसे हैं, अभी भी जीएसटी के पैसे हैं, वो पैसे जो है ये सरकार देने को तैयार नहीं है। जो यहाँ पे लोगों का कैसे बताइए, सैलरी वगैरह जो देना है, लोग सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह देने हैं, वो कहाँ से दिया जाए? तो ये हमको जो हमारे पैसे, हमारे हक का जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, वो हमको देते नहीं है। अगर नहीं देंगे तो सर जनता से ही निकालेंगे क्या? पेट्रोल पे सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करके ही निकालेंगे क्या जनता की जेब से पैसा? एक तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में लाने को हम तैयार है, तीसरी तरफ राजस्थान में ही पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है सर। मध्य प्रदेश में जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे पेट्रोल सबसे महंगा है, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा।
राजस्थान में सस्ता है क्या? कहाँ पे है इसकी बात जरूरत नहीं है। देखिए, मैं मिश्रा जी की बातों का जवाब देता हूँ जो 2-3 बात कही है। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। ये कह रहे हैं कि हम टैक्स इसलिए वसूल रहे हैं क्योंकि हम देश को वैश्विक स्तर पर लेके जाना चाह रहे हैं। आप वैश्विक स्तर पे किसको लेके गए हैं? आप आम आदमी की आमदनी जो 97% घट गई है और अडानी की आमदनी जो है वो एशिया का नंबर 1 आदमी बन गया है। आप सोचिए, एक्साइज ड्यूटी के रूप में इस सरकार ने 26.5 लाख करोड़ रुपए जनता के पॉकेट से पैसे लूटे हैं और 10.86 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों पे माफ किए हैं। तो जनता से जो पैसे टैक्स को वसूल कर रहे हैं, ये कहाँ पे जा रहा है? ये इन्हीं पूंजीपति मित्रों का ये लोग माफ कर रहे हैं। तो ये देश को वैश्विक स्तर पे लेके जा रहे हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों को वैश्विक स्तर पे लेके जा रहे हैं? ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता दें। तो रही बात कोरोना का, ये ठीकरा फोड़ते हैं कि कोरोना की वजह से ये बेहाल हो गया। अरे साहब, जरा आंकड़ा जाके उठाकर देख लीजिए। कोरोना से पहले 8 क्वार्टर तक ये जीडीपी कंटिन्यूअस फॉल हुई है। 8 क्वार्टर मतलब 2 साल तक। तो ये क्यों झूठ बरकला रहे हैं आप? ठीक है मिश्रा जी, सब्सिडी मिलती थी। ठीक है, रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। ठीक है सर, ओके रत्नाकर जी। ठीक नेहा जी, मैं एक चीज यहाँ पर रत्नाकर जी को कहना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला है जो कि हाँ, स्टेट को, देश को जो है सो ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट एक बार पढ़ लें। उसमें क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी जो है सो केवल अब सेंट्रल का ही नहीं है, उसमें जो है सो स्टेट का भी होता है हिस्सा। ये रिपोर्ट जब पढ़ करके आएंगे ना तो अपने आप इनको पता चल जाएगा। सर, जो रिपोर्ट जनता के सामने है सर, राज्यों में उस रिपोर्ट का क्या? आप इनिशिएट करिए ना, आप इनिशिएट करिए, कितने राज्यों में है? सुनिए तो सही, कुछ तो सुनिए कम से कम। अच्छा, उसके बाद आप स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। जब हम वो देखते हैं तो फिर उस समय में भी जो है सो स्टेट को जो है सो हमें देखना पड़ता है। और सारी चीजों, इतनी जो योजनाएं हैं, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, इतनी जो योजनाएं हैं, आप कहां से ये कर रहे हैं? सर, योजनाओं का क्या फायदा जनता उठाएगी? यहाँ पे तो सब्जी खाने की नौबत नहीं आ रही है कि सब्जी इंसान खा ले ठीक से। नींबू के रेट क्या हो रहे हैं आपको पता है क्या सर? नेहा जी, मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आम जनता को उन योजनाओं से क्या मतलब जो सिर्फ दिखावा बन के रह जाती है? मैं कह रहा हूँ जो एक्साइज ड्यूटी की जहां तक ये बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अब सेंट्रल और स्टेट दोनों का है। ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें। इसीलिए ये आप न कहें, ये रत्नाकर जी आप नहीं, ये चीज न कहें आप। इसीलिए देखिए, सरकार संवेदनशील है और जो ये महंगाई दर हम सर, ये कैसे संवेदनशीलता है? मैं समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। आप बोलते हैं जी महंगाई है, हाँ जी महंगाई है, बढ़ी हुई है, हाँ जी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है, हाँ जी बेरोजगारी भी है, लेकिन सरकार संवेदनशील है। सर, ये कैसी संवेदनशीलता है? बताइए ना सर, समझाइए थोड़ा सा। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, ये क्षणिक है और मोमेंटल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, बड़े ही स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। जब ही ये चीज रेगुलराइज हो जाएगी, आज अगर आप देखते हैं पेट्रोल या डीजल का, अगर अवेलेबिलिटी अगर सही होती है, उसके चेन में अगर सप्लाई में अगर बेहतर होता है उसका, तो निश्चित तौर पर ये सारे चीज घट जाएंगे। और दूसरी बात, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है, वो बिल्कुल हम लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। और ये सरकार जो है सो उसके ऊपर में कृषि को बेहतर और मॉडर्नाइज। इस पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इंसान 2 वक्त की रोटी खा सके और आराम से खा सके। लेकिन एक अमन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। क्या आप कदम उठाने की जरूरत आप समझते हैं सरकार की तरफ से, फौरी तौर पर राहत लोगों को मिल सके? सर, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, खास तौर पे देखिए मैं सब्जियों की बात करूंगी क्योंकि वो हर किसी की जरूरत है, और पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं उससे सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं। देखिए जी, मैं 2 तो आपको बता चुका हूँ कि एक तो जो ऑयल पुल अकाउंट है, दूसरा जीएसटी है, तीसरा जो ऑयल कंपनियां, 6 ऑयल कंपनियां जिनकी बात करते हैं, दिसंबर 2021 तक के उनके प्रॉफिट के आंकड़े हैं 94,000 करोड़ 6 कंपनियों के, और उनके रिजर्व हैं जो मतलब एक तरीके से सेविंग कह सकते हैं, वो है 5,84,000 करोड़। तो ये 6 ऑयल कंपनियां हिंदुस्तान की जो है उनके आंकड़े हैं। तो अगर उनको 10-15-20,000 करोड़ का नुकसान भी हो गया पिछले 1-2 महीने में, तब भी उनके जो मार्च 2022 के आंकड़े आएंगे उसमें उनको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो उनका ये पार्लियामेंट में जाके कहना, मंत्रालय को गलत आंकड़े देना कि हमें लॉसेज हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है। कोई भी कंपनी जब बनती है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो एक सामान बेचने वाली कंपनी हो, उसको हमेशा कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। अंत में जाके अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी माना जाता है। तो ये तेल कंपनियों को गलत दे के, धारणाएं दे के एक आम आदमी के ऊपर इतना भार डालना, और इससे जाके जो इस सरकार ने पिछले 7-8 साल में
ग्रोथ दिखाई है, विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था। अब आप देखिए कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, और आरबीआई भी पिछले 3-2 क्वार्टर से अपने मैनुअल रिपोर्ट में, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रिपोर्ट होती है, उसमें कह रहा है कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ा खतरा है आज की डेट में। तो सरकार को अब ये देखना जरूरी है किस तरीके से इसको हम कंट्रोल करें। सरकार बड़े सारे अर्थशास्त्री है, मैं बड़े सारी चीजें बता चुका हूं पहले भी, वो अगर नहीं करते हैं तो आगे जाके ऐसी चरमराएगी अर्थव्यवस्था, जो पिछले 7 साल में फायदे दिखाए हैं सरकार ने एक आम आदमी को और एक जनता को, वो सारे के सारे ये इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं या महंगाई जिसे कहते हैं, वो खा जाएगी। तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इसे कंट्रोल करना, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो आपने चीजें बताई हैं, आपने जो कदम बताई हैं, उसको सरकार उठाएगी, उन पे विचार करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।